नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण सेशन की, और इसमें हम लोग हर्षवर्धन पढ़ रहे थे, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश पढ़ रहे थे। आज हम लोग हर्षवर्धन कंप्लीट करेंगे, साथ में ही दक्षिण के कुछ प्रमुख राजवंशों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए सभी साथी। हम लोग यहाँ पर इतिहास हमारा चल रहा है, हमारी यहाँ पर हिस्ट्री की एक क्लास आप लोगों की चल रही है। और हिस्ट्री में हम जो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हमारा हर्षवर्धन चल रहा था, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश जिसे कहते हैं, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश हमारा चल रहा था। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्धन वंश भी कहते हैं। यहाँ तक हमारा चल रहा था और हम लोगों ने कल हर्षवर्धन पढ़ा था। कल हम लोग बात कर रहे थे हर्षवर्धन की। किसकी बात कर रहे थे? हर्षवर्धन। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हर्षावर्धन या हर्षवर्धन एक ही बात हो जाएगी? हर्षावर्धन या हर्षवर्धन? आप कहेंगे सर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। आप कहेंगे सर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन या हर्षवर्धना। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सर इसे शिलादित्य किसने कहा था। आप कहेंगे सर हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने कहा था? हुएनसांग ने कहा था। हुएनसांग कहाँ से आया था? चीन से आया था। कहाँ से आया था? चीनी यात्री था हुएनसांग। चलिए, अब हर्षवर्धन के दरबार में एक इतिहासकार रहते थे, एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने क्या लिखा है? तो आप कहेंगे बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है और कादम्बरी लिखा है। क्या लिखा है जी? कादम्बरी लिखा है। हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर्षवर्धन की सेना को, हर्षवर्धन की सेना यानी कि इसकी आर्मी को हम किस नाम से जानते हैं, कि हर्षवर्धन की आर्मी को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे सर हर्षवर्धन की जो सेना थी इसे चतुरंगिणी कहते थे। क्या कहते थे? चतुरंगिणी कहते थे। अब चतुरंगिणी कहा गया। अब हर्षवर्धन के शासन काल में जो टैक्स कलेक्ट करता था, जिसे टैक्स कलेक्टर कहते थे, कि भाई टैक्स कलेक्टर को क्या कहते थे? भोगिक कहा जाता था। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वर्धन वंश में या हर्षवर्धन के समय टैक्स कलेक्ट करने वाले को क्या कहते थे? तो भोगिक कहा जाता था। अच्छा, इसमें जो जमीन का हिसाब रखता था, जैसे आज की डेट में जमीन का हिसाब रखता है भैया पटवारी, जिसे हम पटवारी के नाम से जानते हैं। तो पटवारी जिसे लेखपाल कहते हैं, लेखपाल। तो उसी समय, उस समय लेखपाल ना होकर पुस्तपाल हुआ करता था, तो जमीन का हिसाब रखता था, जो जमीन का हिसाब रखता था। समझ रहे हैं आप लोग? अब बात यहां पर आती है कि सर इसकी सेना का नाम क्या है? तो इसकी सेना को चतुरंगिणी कहा गया। चतुरंगिणी क्या कहा गया है? चतुरंगिणी कहा गया। आप कहेंगे सर चतुरंगिणी किसकी सेना को कहा गया था? तो हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिणी कहा गया। क्या कहा गया? आप कहेंगे चतुरंगिनी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय जो कर वसूल करने वाला होता था, कर वसूलने वाले को क्या कहते थे? कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? कर वसूलने वाले को भैया भोगिक कहा जाता था। क्या कहते थे? भोगिक कहते थे। आप कहेंगे, क्या कहेंगे? भोगिक। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या कहते थे उसको? भोगिक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सर जो टिकट कलेक्टर था उसे क्या कहते थे? जो टिकट नहीं, टैक्स कलेक्टर, कि भैया जो टैक्स कलेक्ट करता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे क्या कहा जाता था? तो टैक्स कलेक्टर को भैया क्या कहते थे?
आप कहेंगे भैया जैसे कि आज की डेट में डीएम है, डीएम टैक्स कलेक्ट करता है ना, पूरे राज्य का टैक्स कलेक्टर का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है। तो जैसे सारा टैक्स डीएम कलेक्ट करता है, वैसे ही भैया उस समय टैक्स कलेक्टर को क्या कहा जाता था? टैक्स कलेक्टर को भौगिक कहते थे। क्या कहते थे? भौगिक कहते थे। बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको आप लोग याद रखें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भैया ये हमने पढ़ लिया कि भैया ये बताओ इसी के समय जमीन का हिसाब रखने वाला क्या कहलाता था? जो जमीन का हिसाब रखता था, जमीन का हिसाब रखने वाले को क्या कहते थे? जमीन का हिसाब रखने वाला क्या कहलाता था? रखने वाला क्या कहलाता था? तो आप कहेंगे सर जो जमीन का हिसाब रखता था लैंड कीपर, तो उसको हम क्या बोलते थे? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोलते हैं जर्नली? तो इसको हम लैंड कीपर बोलते हैं, लैंड कीपर। आप कहेंगे सर लैंड कीपर। आप कहेंगे लैंड कीपर को हम क्या बोलते थे? पुस्तपाल। क्या बोलते थे? पुस्तपाल बोला जाता था। क्या बोलते थे भैया उसको हम? आप कहेंगे सर पुस्तपाल बोलते थे। क्या बोलते थे जी? पुस्तपाल बोला जाता था। कि भैया हर्षवर्धन की सेना को हम कहते हैं, हर्षवर्धन की सेना को हम चतुरंगिणी कहते हैं। हर्षवर्धन के समय टैक्स कलेक्ट करने वाले को भौगिक कहते हैं। जमीन का हिसाब रखने वाला पुस्तपाल कहलाता था, जिसे लैंड कलेक्टर, लैंड कीपर है, लैंड कीपर को हम क्या बोलते थे? पुस्तपाल बोलते थे। ठीक है जी, क्या बोलते थे? पुस्तपाल बोलते थे। चलिए अब बात ये हो गई सारी चीजें कि हर्षवर्धन किस भगवान को मानता था? हर्षवर्धन किस भगवान को मानता था? आप कहेंगे सर हर्षवर्धन पहले शिव और, या मैं ये कह दूं कि हर्षवर्धन शिव और सूर्य भगवान की पूजा करता था। लेकिन जब वो हुएनसांग चीनी यात्री से मिला, जब हुएनसांग या चीनी यात्री हुएनसांग से मिलता है, तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लेता है। मतलब बौद्ध धर्म को अपना लेता है कि सबसे पहले हर्षवर्धन भगवान शिव और सूर्य की पूजा करता था। लेकिन जैसे ही वो चीनी इतिहासकार या चीनी यात्री वसूल ने, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम क्या बोलते थे? आप कहेंगे उसको हम वसूलने। ठीक है जी, वसूलने वाले को। अब बात यहां पर यह है, बात यहां पर यह है कि हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था? तो हर्षवर्धन पहले किसको मानता था भैया? हर्षवर्धन शिव एवं, यहां पर आप लिखेंगे शिव एवं सूर्य की पूजा करता था। शिव एवं सूर्य की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? शिव एवं सूर्य की पूजा करता था। यहां पर ये चीज लिखेंगे कि भैया हर्षवर्धन भगवान सूर्य और भगवान शिव की पूजा करता था, कि हर्षवर्धन वॉज अ वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिव एंड सूर्य। इसको इंग्लिश में भी लिख लेना कि भैया हर्षवर्धन वॉज वर्शिप, ऐसे करके लिखेंगे वर्शिप। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोग अच्छे से सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे। ऑफ लॉर्ड शिव एंड सूर्य, शिव एंड सूर्य, तो ये चीजें आप लोगों ने लिखनी है। लेकिन जैसे ही वो एक बौद्ध भिक्षु, या मैं ये कहूं कि एक चीनी इतिहासकार है जिनका नाम है भैया हुएनसांग। क्या नाम है? हुएनसांग। एक बच्चा कह रहा है हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे? बेटा 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं हुएनसांग से मिलने के बाद, हुएनसांग, आप कहेंगे हुएनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने क्या किया? मिलने के बाद यहां पर हम बात करेंगे
जब हुएनसांग से मिला तो उसके बाद हर्षवर्धन जब हुएनसांग से मिला तब हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया। एडॉप्टेड द महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर मीटिंग हुएनसांग। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए, मिलने के बाद तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया, कि महायान शाखा को अपना लिया। किसको? महायान शाखा को अपनाया, शाखा को अपनाया, क्योंकि हमें पता था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक महायान एक भैया हीनयान। अपनाया। ठीक है जी, यहां पर हम लोग लिखेंगे एडॉप्टेड। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो भैया मैं लिखवा देता हूं, आप कहेंगे एडॉप्टेड, किस चीज को एडॉप्ट कर लिया था? एडॉप्टेड द महायान ब्रांच। आप कहेंगे सर एडॉप्टेड द महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को बुद्धिज्म बोलेंगे। आफ्टर, आप कहेंगे आफ्टर द मीटिंग ऑफ हुएनसांग। ऐसे करके आप लोग लिखेंगे कि भैया हुएनसांग से मिलने के बाद उसने कौन सा धर्म अपनाया था। तो हुएनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया था? हुएनसांग, मैंने कल भी कहा था सांग में टी साइलेंट रहता है। चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली, अब आगे हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन ने क्या किया था। दो महासभा का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने दो महासभा का आयोजन किया था। कहाँ पर? एक तो कन्नौज में और एक प्रयागराज, जिसे हम पहले वर्तमान में अगर बात करें तो प्रयागराज कहते हैं, पहले इलाहाबाद कहते हैं। चलिए, हम लोग जल्दी से, हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखें। क्यों इंग्लिश में क्यों लिखना है भाई हिंदी वालों को? हिंदी वाले तो हिंदी में ही लिखेंगे। ये इंग्लिश तो मैं उनके लिए याद करा लिख रहा हूं जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। चलिए, अब बात यहां पर आ जाती है, कि सर हर्षवर्धन ने क्या किया? दो धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। ध्यान रखना, जहां पर मैं ये हैशटैग बनाता हूं ना, तो ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। हर्षवर्धन ने क्या किया भैया? हर्षवर्धन ने दो धार्मिक महासभा का आयोजन किया। दो धार्मिक महासभा का आयोजन किया, कि भैया दो महासभा, धार्मिक महासभा का आयोजन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। आप कहेंगे जी किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। आप कहेंगे भैया दो धार्मिक महासभा, इसको धार्मिक महासभा ही लिखना, इसको धार्मिक महासभा ही लिखना। कभी रिलीजियस असेंबली लिख लो तो आप कहेंगे धार्मिक महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आप कहेंगे दो स्थानों पर। कहाँ पर भैया? एक तो कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज। और कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ के पीछे पड़ता है जी कन्नौज। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे कहाँ पड़ता है जी कन्नौज, तो लखनऊ के पीछे पड़ता है कन्नौज। आगे बात करते हैं एक इलाहाबाद में। कहाँ पर? प्रयागराज लिख लो। अब इसको क्या लिख लो जी? प्रयागराज। चलिए, प्रयागराज में अब हर्षवर्धन ने जब दो धार्मिक महासभा का आयोजन किया, यहीं से प्रथा स्टार्ट हो गई कुंभ मेले की। कि आपको कई बार ये माइंड में आता है सर कुंभ मेला किसने स्टार्ट किया था? कुंभ, धार्मिक महासभा का मतलब होता है कि दो विशाल सभा, दो विशाल मीटिंग जिसमें सभी रिलीजियस टुगेदरिंग होती है। जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म को मानते हैं, वो सब लोग वहां पर आते हैं। रिलीजियस गैदरिंग एट कन्नौज एंड प्रयागराज। ठीक है, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज
टू ह्यूज रिलीजियस गैदरिंग एट कन्नौज एंड प्रयागराज। ठीक है सर, मैंने परमवीर बैच से, बिल्कुल। तो बेटा आपको जो लग रहा है कि नया पॉइंट है उसको लिख लो, बाकी परमवीर बैच में सफिशिएंट है। ठीक है जी, चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर कि सर हर्षवर्धन ने क्या किया। हर्षवर्धन ने क्या किया है, आप कहेंगे सर हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन किया, या ऐसे करके लिख सकते हैं कि भैया कुंभ का स्टार्टिंग किसने की थी। आप कहेंगे भैया कुंभ मेला। कुंभ मेले का संस्थापक किसे माना गया। कुंभ मेले का संस्थापक किसे माना गया है कि कुंभ मेले का प्रारंभ किसने किया था। कुंभ मेले का प्रारंभ किसने किया है। प्रारंभ तो भैया हर्षवर्धन ने किया है कि कुंभ मेले का प्रारंभ, स्टार्टेड कुंभ मेला। आप कहेंगे स्टार्टेड कुंभ ठीक है, वाय हर्षवर्धन, कुंभ वाय हर्षवर्धन। ठीक है जी, तो यहां पर आप लिखेंगे हर्षवर्धन। ठीक है माय डियर, चलिए ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब ये बताएं कुंभ मेले कब कब लगते हैं। जैसे कि एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है भैया अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ कब लगता है। आप कहेंगे सर अर्ध कुंभ कब लगता है, जल्दी से बता सकते हैं क्या। अर्ध कुंभ, आप कहेंगे सर अर्ध कुंभ कब लगता है, जल्दी से बताइए। अर्ध कुंभ भैया लगता है 6 साल में। कब लगता है जी, 6 साल में लगता है, 6 ईयर में, 6 साल में लगता है अर्ध कुंभ। और भैया कुंभ कब लगता है, आप कहेंगे भैया कुंभ कब लगता है। कुंभ तो आप कहेंगे कुंभ लगता है जी 12 साल में। कब, 12 साल में लगता है कुंभ। और महाकुंभ कब लगता है। महाकुंभ कब लगता है, तो आप कहेंगे सर महाकुंभ लगता है 24 साल में। कब, 24 साल में महाकुंभ। तो आप कहेंगे भैया महाकुंभ कब लगता है, तो ये लगता है जी 24 साल में। कब, 24 साल में। किसी को कोई समस्या यहाँ तक मुझे बताएं, किसी को कोई समस्या है क्या, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत, तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि भैया कुंभ मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। तो आप कहेंगे सर कुंभ मेले 4 स्थानों पर लगते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं जी कुंभ मेले, तो आप कहेंगे सर 4 स्थानों पर कुंभ मेले लगते हैं। कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे सर कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है, तो भैया 4 स्थानों पर। एक कहाँ पर, प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज, एक प्रयागराज में। दूसरा आप कहेंगे हरिद्वार में। कहाँ पर, हरिद्वार में। एक आप कहेंगे भैया कहाँ पर, नासिक में, नासिक में। और एक भैया उज्जैन में। कहाँ पर, उज्जैन। ठीक है जी, उज्जैन। ये आप लोग लिखेंगे। नासिक पड़ता है जी महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है नासिक, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र। चलिए, और उज्जैन कहाँ पर है, उज्जैन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर उज्जैन कहाँ पर होगा। उज्जैन है जी एमपी, मध्य प्रदेश में। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। और प्रयागराज कहाँ है, यूपी में। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग भैया इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे हर्ष काल में या हर्षवर्धन के समय उसके साहित्यों के बारे में, कि जैसे कि भैया बाण भट्ट थे, बाण भट्ट जो उसके दरबारी कवि भी रहे, उन्होंने क्या लिखा है। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सर राजगीर में भी लगता है, नहीं भैया राजगीर में नहीं लगता, केवल 4 जगहों पर कुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार। कहाँ पर, प्रयागराज में, हरिद्वार में। कहाँ पर, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन से कवि थे।
हर्षवर्धन के कवि। तो आप कहेंगे सर कवि के बारे में बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। बाण भट्ट। अब बाण भट्ट ने क्या लिखा है? आप कहेंगे भैया बाण भट्ट। ठीक है जी। आप कहेंगे सर बाण भट्ट की कुछ पुस्तक हैं, जैसे इन्होंने क्या लिखा था, इनकी भैया रचनाएं या बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। कादम्बरी किसने लिखी है? कादम्बरी किसने लिखी है? तो आप कहेंगे कादम्बरी। तो आप बता देना सर कादम्बरी हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन के दरबारी ने। किसने? तो हर्षवर्धन के दरबारी कादम्बरी लिखी है। और भैया हर्षचरित लिखिए। क्या लिखी है? हर्षचरित। तो हर्षचरित किसकी रचनाएं हैं? तो आप कहेंगे बाण भट्ट की रचना है। और इन्हीं के दरबार में अन्य इतिहासकार थे, हर्षवर्धन के दरबार में अन्य इतिहासकार थे, जैसे कि भैया हम कहते हैं कि मयूर या मयूर भट्ट। मयूर के द्वारा क्या लिखा गया है? तो मयूर द्वारा आप कह सकते हैं, मयूर द्वारा क्या लिखा गया है, जो कि एक इतिहासकार थे। मयूर के द्वारा मयूर शतक लिखा गया। क्या लिखा गया? मयूर शतक लिखा गया। मयूर शतक किसने लिखा है? तो आप कहेंगे मयूर शतक। मयूर शतक किसने लिखा था? तो आप लोग बताना, मयूर शतक मयूर ने लिखा है। आप कहेंगे भैया यहाँ पर सूर्य शतक किसने लिखा है? सूर्य शतक किसने लिखा है? तो ये भी मयूर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मयूर के द्वारा लिखा गया है। ये लेखक हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। अब बात आती है कि भैया हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं। नाटक, ड्रामा। आप कहेंगे भैया 3 ड्रामा लिखे हैं। कौन कौन से ड्रामा हैं जी? वो बताइएगा कौन कौन से ड्रामा हैं। आप कहेंगे भैया यहाँ पर 3 ड्रामा। एक तो प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी किसने लिखा है? प्रियदर्शिका, माफी चाहूंगा भैया, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने लिखा है। प्रियदर्शिका। नागानंद। नागानंद किसने लिखा है? रत्नावली किसने लिखा है? रत्नावली। आप कहेंगे भैया ये सब क्या हैं? ये सब रत्नावली, ये नाटक हैं। ये सब क्या हैं? नाटक हैं। नागानंद। ठीक है जी। प्रियदर्शिका। आप कहेंगे भैया प्रियदर्शिका। दर्शिका। ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? ये संस्कृत में लिखे हैं। किसमें? ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। हालांकि इसको लिखने में जो श्रेय दिया, हर्षवर्धन ने खुद लिखे हैं ये, लेकिन इसका पूरा श्रेय किसे दिया था? क्रेडिट किसे दिया? श्रेय या क्रेडिट की अगर बात होगी कि सर इसका क्रेडिट किसे दिया था? धावक को। किसको? धावक को। कि भैया ये बताइए कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, लेकिन इन नाटकों को पूर्ण रूप से धावक ने लिखा था। किसने लिखा था? धावक ने लिखा था। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने इसको पढ़ लिया। क्या यहां तक आप लोग पढ़ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कुंभ मेला अलग अलग लगता है, अलग अलग लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर है ना जी? हरिद्वार में गंगा नदी पर है। और आपका इलाहाबाद में संगम है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, वहाँ लगता है। नासिक में जो है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ गोदावरी नदी पर लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। वो अलग अलग है। चलिए अब बात आती है जी, ये हमने पढ़ लिया सारी चीज़ों के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया, बहुत बढ़िया। एक नोट और लिखेंगे आप लोग, एक नोट और लिखेंगे। हुएन सांग के बारे में लिखना है। हुएन सांग के बारे में एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा। नोट डाल रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा कि भैया जो हुएन सांग है, जो
हुएन सांग है, हुएन सांग को क्या कहा गया है? हुएन सांग को क्या कहा गया? हुएन सांग को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर यात्रियों का राजकुमार, पिलग्रिम्स कहा गया है ना। हुएन सांग को यात्रियों का राजकुमार का राजकुमार एवं हुएन सांग को यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। क्या कहा गया? वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। क्या कहा गया जी? वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य मुनि कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? शाक्य मुनि कहा गया। चलिए, ये एक आपका फैक्ट है, इसको आप लोग जरूर लिखेंगे नोट में। यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमने सारी चीजों पर चर्चा कर ली है। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे आप लोग जरूर बताएंगे भैया। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि सर ये बताएं, ये बताइए सर, क्लास बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है भैया, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, बाकी तो यहाँ सब सही चल रहा है, बाकी तो यहाँ सब सही चल रहा है। चलिए, पिलग्रिम्स किसे कहा गया? पिलग्रिम्स ऑफ, या इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भैया प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स बोल सकते हैं, और इसको करंट शाक्य मुनि कह सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि भैया ये बताएं कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, के राजवंश, राजवंश या वंश पढ़ लें, वंश पढ़ लें, राजवंश पढ़ लें, एक ही बात है। तो हम कहेंगे डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, मेजर या मेजर डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, मेजर डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, कि भैया दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की बात करेंगे। और सबसे पहला हम पढ़ेंगे पांड्य राजवंश, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पांड्य राजवंश। आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? पांड्य राजवंश, पांड्य वंश हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे जी हम लोग? पांड्य डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया पांड्य डायनेस्टी का जो संस्थापक था, जो फाउंडर है, उसका क्या नाम है? संस्थापक या फाउंडर, बहुत शॉर्ट में लिखवाऊंगा, ये केवल फाउंडर पूछ लेगा, राजधानी पूछ लेगा, यहाँ से बस यही सब पूछा जाएगा। आप कहेंगे सर जो पांड्य राजवंश है, इस वंश का सबसे पहले उल्लेख किया था मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया, तो उसने उसने जो किताब लिखी थी, अपनी किताब में लिखा था, अपनी किताब में, हाँ ये नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक है। चलिए, उसने अपनी किताब में लिखा था कि दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश हुआ है पांड्य, जिसकी स्थापना भैया मारवर्मन सुंदर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मारवर्मन सुंदर के द्वारा की गई है। तो आप कहेंगे सर संस्थापक कौन था? आप बताना। संस्थापक था मारवर्मन, मारवर्मन सुंदर प्रथम, मारवर्मन सुंदर प्रथम के द्वारा स्थापना की जाती है। किसके द्वारा भैया? मार, आप कहेंगे सर मारवर्मन। ठीक है जी, मारवर्मन, मारवर्मन
आप कहेंगे मारवर्मन सुंदर, सुंदर फर्स्ट। ठीक है जी, इसके द्वारा स्थापना हो गई। अब बात आती है कि सर इस वंश का उल्लेख किसने किया था, इस वंश का उल्लेख किसने किया था, इसका मेंशन किसने किया है, वर्णन किसने किया है। तो आप कहेंगे सर इस वंश का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, मेगास्थनीज ने इसके बारे में बताया। किसने, मेगास्थनीज ने। आप कहेंगे मेगास्थनीज द्वारा। किसके द्वारा वर्णन किया गया है, बाय मेगास्थनीज के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। पांडे राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, पांडे राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, किस लिए फेमस था। आप कहेंगे सर पांडे राजवंश किस लिए फेमस है, जल्दी से बताइएगा कि पांडे राजवंश किस लिए फेमस था। तो ये मोतियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ये मोतियों के लिए फेमस था। किसके लिए भैया, मोतियों के लिए। आप कहेंगे सर मोतियों के लिए फेमस था। ठीक है, किसके लिए, मोतियों के लिए। आप कहेंगे भैया किसके लिए फेमस था, मोतियों के लिए। और मोतियों को भैया हम क्या कह सकते हैं, किसके लिए, फोर, मोतियों को हम क्या बोलते हैं, पिरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पिरल्स बोलते हैं। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब बात आती है, यहां पर हमने पढ़ लिया कि इनकी राजधानी क्या थी, पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या थी, राजधानी। आप कहेंगे सर राजधानी, कैपिटल क्या है। कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर कैपिटल, कैपिटल क्या होगी। तो कैपिटल की बात करेंगे, यहां पर कैपिटल की बात करेंगे तो मदुरै। क्या राजधानी है भैया, मदुरै। कि पांडवों की राजधानी, राजधानी कौन सी थी, तो आप कहेंगे सर मदुरै। कौन सी थी माय डियर, आप बताएंगे सर मदुरै। कौन सी भैया, मदुरै। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखेंगे। अब बात आती है सर, ये हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इनका जो सबसे प्रमुख राजा था पांड्य वंश का। तो आप बताना प्रमुख राजा कौन था पांड्य वंश का, पांड्य वंश का प्रमुख राजा, प्रमुख राजा कौन था, प्रमुख राजा। तो आप कहेंगे, आप कहेंगे सर मेन, मेन किंग कौन था, मेन किंग कौन था जी। तो यहां पर है नेडियोन। क्या नाम था उसका, नेडियोन, नेडियोन। नेडियोन का मतलब क्या होता है, नेडियोन का मतलब होता है एक लंबा व्यक्ति। बहुत बढ़िया, शानदार। आशीष कुमार कह रहे हैं नेडियोन, अरे गजब। चलिए, हाँ जी, हम लोग बात करेंगे नेडियोन। अच्छा ये बताइए भैया, नेडियोन, अब आप लोग मुझे बताएंगे सर जो नेडियोन है, नेडियोन ये इसका अर्थ क्या है। नेडियोन का अर्थ अगर पूछा जाए, इसका मीनिंग पूछा जाए, तो मीनिंग का क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या होगा, कि भैया इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग है एक लंबा आदमी। नेडियोन का मतलब है लंबा आदमी, ये बहुत लंबा था, बहुत लंबा था ये। तो इसका मतलब है लंबा आदमी, टेल मैन। आप कहेंगे भैया जो टॉल मैन होता है, तो यहां पर आप लिख लेंगे इसका सही से। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भैया ये हमने पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया कि अंतिम शासक कौन था पांड्य वंश का, लास्ट अंतिम शासक बताइए पांड्य वंश का, अंतिम शासक, अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन था, जल्दी जल्दी से बताएं। लास्ट रूलर कौन था पांड्य वंश का, आप कहेंगे सर कौन था माय डियर। तो नल्लिव कोडन। कौन था भैया, नल्लिव। आप कहेंगे सर नल्लिव कोडन, नल्लिव कोडन। कौन माय डियर, लिख लीजिएगा आप लोग, कोडन। नल्लिव कोडन, ठीक है, कौन, नल्लिव कोडन अंतिम राजा था। ठीक है जी, चलिए यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग यहां तक लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया,
आगे बात करते हैं चोल वंश की। किसकी हम बात करेंगे? चोल वंश की। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया, जिसने नहीं लिखा है प्लीज लिख लीजिए। पांड्य राजवंश का संस्थापक मारवर्मन सुंदर प्रथम था, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। पांड्य राजवंश मोतियों के लिए फेमस था। राजधानी मदुरई थी। प्रमुख राजा नेडियोन है, और नेडियोन का अर्थ होता है लंबा आदमी। अंतिम शासक है नल्लिब कोडन। कौन? नल्लिब कोडन। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात करेंगे चोल की। अब बात करेंगे चोल की कि चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश हम लोग पढ़ेंगे। चोल वंश हम लोग पढ़ेंगे। कमेंट करके बताओ कि इसका संस्थापक कौन था। चोल, अगर आपसे पूछा जाएगा चोल डायनेस्टी, यहां पर हम बात करेंगे चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी इसको बोला जाता है, या चोल डायनेस्टी, तो इसको चोला डायनेस्टी बोलते हैं। डायनेस्टी कि भैया जल्दी से बताइए इसका संस्थापक कौन था। किसने स्थापना की थी इसकी? संस्थापक या फाउंडर, जल्दी से बताएंगे फाउंडर कौन था। तो इसका फाउंडर था विजयालय चोल। कौन था जी? विजयालय चोल। विजयालय चोल ने किसकी स्थापना की थी? चोल वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? आप कहेंगे भैया विजयालय। कौन भैया? विजयालय। ठीक है जी, विजयालय चोल, ऐसे करके आप लिखेंगे विजयालय चोला। विजयालय चोला। चोल को इंग्लिश में चोला लिखा जाता है। चलिए, अब बात आती है सर चोल वंश के बारे में बात करेंगे सर। इनकी जो राजधानी थी वो उरेयूर थी। क्या थी? उरेयूर। लेकिन उरेयूर को कारीकल ने अपनी राजधानी कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित कर दिया था। कहां पर स्थानांतरित कर दिया था? तो आप कहेंगे कावेरीपट्टनम में। किसने? कारीकल ने। तो इसकी जो राजधानी थी पहले, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इसने अपनी राजधानी बनाया था भैया, कैपिटल किसको बनाया था? कैपिटल। आप कहेंगे भैया कैपिटल किसको बनाया था जी? तो कैपिटल बनाया था उरेयूर को। किसको बनाया था भैया? आप कहेंगे उरेयूर को। किसको माय डियर? उरेयूर। किसको कैपिटल बना दिया था? उरेयूर को। तो आप लोग लिखेंगे भैया उरेयूर को इन्होंने क्या बना लिया था? अपनी कैपिटल बना लिया था। ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण शासक कौन था। महत्वपूर्ण शासक कौन था? महत्वपूर्ण शासक, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक यानी कि इंपोर्टेंट रूलर कौन था? इंपोर्टेंट या मेजर रूलर लिख लो। मेजर रूलर। आप कहेंगे भैया मेजर रूलर कौन था? रूलर कौन था? इंपोर्टेंट रूलर लिख लो, मेजर रूलर लिख लो। तो भैया वो कौन था? कारीकल था। कौन था जी? कारीकल। आप कहेंगे कारीकल। कौन भैया? कारीकल था। तो आप लोग लिखें कारीकल। ठीक, कौन? कारीकल। अच्छा, कारीकल का मतलब भी पूछा है। कारीकल कह लें या करीकल कह लें, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसको करीकल लिख लें या कारीकल लिख लें। करीकल। करीकाल भी पूछा जाता है। करीकाल, करीकाल, कारीकल एक ही चीज है। कि इसका अर्थ क्या है? इस नाम का अर्थ क्या होगा? इस नाम का मीनिंग क्या होगा? मीनिंग। आप कहेंगे सर इसका मीनिंग क्या है? कि पैर जला हुआ व्यक्ति। क्या जला हुआ? पैर जला हुआ व्यक्ति। ठीक है, पैर जला हुआ व्यक्ति। ये कभी नहीं पूछा जाता कि किस वंश ने कब तक शासन किया। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये मान के चलें, बस उतना ही पूछेगा। ठीक है, अर्थ पैर जला व्यक्ति। कि भैया कौन जला व्यक्ति? पैर जला व्यक्ति। पैर जला व्यक्ति। पैर जला व्यक्ति। तो फूट वर्न पर्सन, आप इसको कह सकते हैं भैया जिसका पैर जला हो, फूट वर्न व्यक्ति। तो आप कहेंगे सर फूट वर्न
पर्सन, पर्सन। ठीक है जी, इसको यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। लास्ट यहाँ पर एक लाइन और लिखवा रहा हूं इस वंश में कि भैया कारिकल ने अपनी राजधानी किसको बना दिया था। तो इसने अपनी राजधानी उरेयूर से कहाँ लेकर गया था। ये राजधानी कैपिटल कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। तो ये अपनी कैपिटल राजधानी को कहां से कहां लेकर गया था। तो इसने अपनी राजधानी उरेयूर से, उरेयूर से कावेरी पट्टनम को बनाया था। उरेयूर से किसको, कावेरी पट्टनम में ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर कर दी। ठीक है जी, कर दी। ये आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आप कहेंगे शिफ्टेड फ्रॉम उरेयूर टू कावेरी पट्टनम। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर शिफ्ट कर दी जी। आप कहेंगे शिफ्टेड फ्रॉम उरेयूर टू कावेरी पट्टनम। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे जी। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात करेंगे चेर राजवंश की। किसकी, चेर। ये छोटे छोटे हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं इनमें, इनको आप लोग लिख लें। चेर राजवंश हम लोग पढ़ेंगे। चेर के बारे में हम बात करेंगे। चेर राजवंश के संस्थापक कौन थे। नेडियोन संस्थापक नहीं है भाई। नेडियोन कहाँ से संस्थापक आ जाएगा, कहाँ से संस्थापक आ जाएगा। ये प्रमुख राजा है नेडियोन। मतलब आपको जो होता है बस वही सही है, बस आपने जो पढ़ लिया वही सही है, बाकी जो टीचर ने पढ़ा दिया वो गलत है ना, वो गलत है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पांड्य वंश का संस्थापक गलत है, नेडियोन होगा। अरे नेडियोन प्रमुख राजा है, संस्थापक मारवर्मन सुंदर प्रथम है जी, समझ गए। चलो, वो वाला हिसाब है जी, मुझे जो आता है वो सही है, जो औरों को आता है वो गलत है। मैंने जो किया है वो सही है, बाकी सबने जो किया है वो गलत है। ठीक है जी, चलिए हम लोग बात करते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में। सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे चेर वंश की। किसकी हम बात करेंगे, चेर वंश की बात करेंगे, चेर डायनेस्टी की बात करेंगे। चेर। अब आप लोग मुझे बताएं कि चेर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जो चेर शब्द है ना, ये तमिल शब्द से बना है। किससे, तमिल शब्द चरल से बना है। किससे बना है, चरल से। ठीक है, जिसका मतलब होता है पर्वतीय देश। क्या होता है इसका मतलब, पर्वतीय देश। क्योंकि चेर राजाओं को चेर तलन कहते थे। क्या कहते थे, चेर तलन कहते थे, समझ गए। और चेर तलन का मतलब होता है पर्वतीय देशों के स्वामी। क्या होता है जी, पर्वतीय देशों के स्वामी। बात करेंगे सर इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक, फाउंडर कौन थे, फाउंडर कौन थे। आप कहेंगे भैया इसके संस्थापक फाउंडर कौन थे। तो यहां पर आप लिखेंगे उदयन जेरल। कौन था भैया, उदयन, उदयन जेरल। आप कहेंगे भैया कौन है, उदयन जेरल। तो आप बता देना सर उदयन जेरल किस वंश का संस्थापक है। तो आप कहेंगे उदयन जेरल, उदयन जेरल अपमान या अपवान। अब बात आ गई सर, ये बताइए चेर जो है ये किस शब्द से बना है। तो ये शब्द तमिल शब्द से बना है। ये किससे बना है, तमिल शब्द से, तमिल शब्द से बना है। ठीक है जी, तमिल वर्ड से बना है। कौन सा तमिल वर्ड है जी, आप कहेंगे तमिल वर्ड है जिसका नाम है भैया, क्या नाम है, चरल। क्या नाम होगा, चरल। चरल कह लें, चरल, चरल।
चरल कह सकते हैं या भैया चेरल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? चेरल। चरल या चेरल कह सकते हैं, चेरल। इसका मतलब क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे इसका अर्थ क्या होता है कि सर इसका अर्थ क्या है? अर्थ, मीनिंग क्या होगा? अर्थ, मीनिंग क्या है इसका? तो इसका मीनिंग होगा भैया पर्वतीय देश। क्या हो जाएगा जी? पर्वतीय देश। पर्वतीय देश, पर्वतीय देश। ठीक है जी, तो आप कहेंगे पर्वतीय देश। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। सिंपल सा था, इसमें हमें और कुछ पढ़ना नहीं है। चेर राजाओं को क्या कहते हैं? चेर राजाओं को क्या कहा जाता है? चेर राजाओं को क्या कहते थे? आप कहेंगे चेर तरल। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे भैया चेर, चेर लतन, चेर लतन, चेर लतन कहा गया, कहा गया। अच्छा, चेर लतन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है पर्वतों के स्वामी। आप कहेंगे सर पर्वतों के स्वामी, पर्वतों के स्वामी। क्या हो जाएगा जी? पर्वतों के स्वामी। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। क्लियर है जी? लॉर्ड ऑफ माउंटेन कंट्री, लॉर्ड ऑफ माउंटेन कंट्री हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे लॉर्ड ऑफ माउंटेन कंट्री लिख लें। ठीक है जी, और इसको माउंटेन कंट्री लिख लें, खत्म। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण और वंश। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आज 12 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होगा, जीएस का प्रैक्टिस सेट है, और आप लोग उसमें प्लीज जरूर आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।